जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आमिर इलियास राना साहब से सवाल आपके लिए छोड़ा था। मियां साहब की वापस आके आपको लगता है कि फौरन से गिरफ्तारी हो सकती है? सरफराज बुगटी साहब ने जो कहा कि हमें किसी फौज की जरूरत नहीं है, अरेस्ट करना हुआ तो हम कर लेंगे, उसको लेकर आपको पता है बड़ा रिएक्शन आया है पीएमएलएन की तरफ से। कैसे देख रहे हैं, अरेस्ट होंगे और अगर होंगे तो पीएमएलएन के पास फिर प्लान बी क्या है सर इलेक्शन में जाने के लिए? दो चीजें हैं कि एक तो नैरेटिव है जो पीटीआई का है कि जी नवाज शरीफ मफरूर हैं, भगोड़े हैं, कानून की नज़र में वो मफरूर हैं और इश्तिहारी हैं। लेकिन क्या नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी तो वो लंदन बेटी के साथ अरेस्ट नहीं हुई थी? वो बैठ सकते थे लंदन अगर उन्होंने भागना होता। और फिर मैं आऊँगा, कानूनी पोजीशन ये है कि उन्हें ज़ाहिर बेल बिफोर अरेस्ट लेनी ही लेनी है और उन्हें आना भी है। जब वो आ रहे हैं और बेल बिफोर अरेस्ट आपको और हमें पता चल जाएगा पहले से, क्योंकि वो छुप के तो नहीं होनी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी, वो 2 दिन मांगेंगे, 3 दिन मांगेंगे कि हमें आने के बाद हमें आपके हवाले करना है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, सरेंडर करना है और हम आना चाहते हैं, हमें रास्ता दें। अच्छा अभी देख लें, मतलब पीटीआई की तरफ से जस्टिस आमिर फारूक पे बहुत तनकीद होती है। मतलब अभी तकरीबन 27 में से 26 फैसले पीटीआई के हक में उन्होंने किए हैं, ये रिकॉर्ड पे बात है। लेकिन वो मुतमईन नहीं होते, वो समझते हैं कि हर चीज जैसे जब जो हम कहेंगे ना कि हमारे लिए आप घंटों इंतजार कीजिए, दिनों इंतजार कीजिए, लाहौर हाई कोर्ट करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट करे, गुड टू सी यू कहने वाले चीफ जस्टिस मौजूद हों तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपको, क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज इसी तरह नहीं थे सजा याफ्ता? कैप्टन सफदर जिनकी सजा 1 साल थी, उनको भी उतनी ही 2 महीने 17 दिन बाद जमानत नहीं मिली थी जितनी नवाज शरीफ को थी। इनकी तो 3 साल सजा थी ना, तो कैप्टन सफदर की 1 साल सजा थी ना। हम ये देखते हैं कि कब क्या था, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना लाडले बनने की कि हमने जो कहना है और जब कहना है हमारी बात मानी जाए। नवाज शरीफ जब आ रहे हैं वो सब चीजें सोच के आ रहे हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत नहीं देती तो आपके ख्याल में कि वो भाग जाएंगे? अब एक प्लान बन गया ना कि सियासी तौर पर, क्योंकि मैं किसी प्लेटलेस वाली गेम में नहीं हूँ, मैं वो वाहिद आदमी हूँ पूरे पाकिस्तान में, दावे के साथ कहता हूँ। जब उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, मैंने अपने एक्सप्रेस के प्रोग्राम में कहा था कि मुझे ये कॉल आई है कि एक उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा। उसमें कितने दिन लगे, उसमें कितने हफ्ते लगे, नवाज शरीफ को उड़न खटोला ले गया। भिजवाने वालों में आज ख्वाजा आसिफ पब्लिकली कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया। और भाई सबको पता था कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और उनकी काबीना ने भिजवाया था। उनके गले पड़ गए थे कि नवाज शरीफ यहां रहेंगे तो हमारा मसला खराब हो जाएगा। लेकिन जब वो जहाज में बैठ रहे थे तो इमरान खान साहब को फिर वही पुरानी नफरत और दुश्मनी जिससे वो एक दिन भी बाहर नहीं आए। जैसे मरियम नवाज को उन्होंने अरेस्ट करवाया था उनके सामने दोबारा, वो सरतपा चेयरमैन एक पकड़ा हुआ था ना वीडियो की सूरत में और ब्लैकमेल करते थे सारी दुनिया को। बशीर मेमन ने डीजीएफआई के तौर पे इमरान खान के वजीर आजम होते हुए ये बातें बताई थी, बाद में नहीं बताई थी, उनकी दौरे हुकूमत में बताई थी। लिहाजा ना कभी उसको आपने छेड़ा है, और जो बातें हो रही हैं वो इसीलिए आ रहा है ना मैदान में कि अब खुल के बातें होंगी। पहले लंदन से उसने ये बात की थी, नाम लिए। अब आप मुझे बताएं, 13 पार्टियों की हुकूमत में आप कोई एब्सोल्यूट फैसले नहीं कर रहे होते, आपको हर एक के कोटे के हिसाब से चलना है। और इसीलिए वो हुकूमत गवर्नेंस में बैड परफॉर्मेंस में चली गई। उस शहबाज शरीफ की सारी जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर कारकर्दगी थी वो बह गई। इसीलिए बह गई कि मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, जितनी पार्टियां थी, मैंगल साहब थे, सबके अपने अपने इश्यूज थे, चाहे वो सूबे के से रिलेटेड थे या मरकज थे, वो सारों को मिला के तभी तो शहबाज शरीफ का चेहरा खराब हुआ ना। आज आप कैसे कह सकते हैं कि जो वो शहबाज की पीठ थी वो मरकज में थी? वो नहीं थी। उन्होंने कोशिश की स्टार्ट में, लेकिन उनको पता लग गया कि ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है सर, थोड़ा सा इजाजत दें मुझे, मैं बुरी तरह फंसे कि जब इलेक्शन में नहीं गए। तो आज नवाज शरीफ इसीलिए कह रहे हैं कि जब मैं था 17-18 में क्या क्या थी, वो उनका बयानिया सिर्फ ये होगा, उन सिंध में बता दें पीपल्स पार्टी कटुसाई होकर इलेक्शन लड़ेगी, वो क्या बताएंगे? वो सिर्फ ये कहेंगे कि शहबाज शरीफ ने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि 3.5 साल में जब हम 9 अप्रैल पे अपनी मकबूलियत के नाम पे मतलब इंतहा दर्जे की पस्ती पे मौजूद थे, ये तो गवर्नमेंट में आए तो खराब हुए ना, वरना इनके टिकट की बुनियाद पे तो लोगों ने इजाजत देंगे, वक्त थोड़ा सा महदूद है, मैं एक क्विक राउंड लेना चाहती हूं। इसके अंदर जो सेल ज्यादा कर लेगा मार्केट में, मैं एक क्विक राउंड लेना चाहती हूं। पहले निहाल हाशमी से पूछ लेते हैं, ये केयर टेकर सेटअप के ऊपर जो मामला है सर, ये केयर टेकर सेटअप जो है वो सारा आपके फेवर में है? ये आपके अभी जो माजी करीब के इत्तेहादी हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, नून लीग की हुकूमत लगती है, हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बात है, देखिए वो उन्हें पता था कि राजा रियाज साहब और प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मिलके नॉमिनेट करेंगे। अब ये उनकी डिस्कशन थी, अगर उन दोनों में इत्तेफाक ना होता तो फिर ये जाता चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास गया। तो चूंकि उनमें इत्तेफाक हो गया और उस इत्तेफाक में आपने भी अपना हिस्सा डाला,
अब आपने अब जब हिस्सा डाला है तो फिर आप वापसी ना करें। आपका काम है कि आप अपने जो 15 साल सिंध में हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे बात करें। अगले इलेक्शन में आप बताएंगे कि आपने माजी में क्या डिलीवर किया है और मुस्तकबिल में क्या डिलीवर करना चाहते हैं, आपकी गवर्नेंस कैसी थी और आपकी गवर्नेंस कैसी होगी। आपकी कारकर्दगी के बुनियाद पे आपको इलेक्शन में आप जाएंगे, लोग आपको उसी बुनियाद पे आपकी शक्ल पे वोट देंगे, आपके पोस्टर बॉय के ऊपर वोट देंगे। किसी को बुरा भला कहने से कोई वोट नहीं मिलता और वो माजी का हिस्सा, और हमें दफन कर देना चाहिए कि हम किसी के जात पे अटैक करके, किसी के शख्सियत पे, किसी के पार्टी पे अटैक करके, पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम वोट लेना चाहें तो फिर इतनी कौम बेवकूफ नहीं है कि वो वोट देगी किसी को भी। वैसे बिल्कुल सर, मुझे इजाजत दिलाएगा, इस टाइम थोड़ा कम है, मैं अमीर साहब से भी इस पे कमेंट लेना चाह रही हूँ। सर वो चाहे अपना बयानिया बना ले, जो चाहे बयानिया बना ले, हर पार्टी को यह हक हासिल है, अपना जैसा चाहे बयानिया बना ले और आवाम के पास चले जाए। अमीर अब्बास साहब, सवाल आपसे ये करना चाह रही हूँ, आप जो अभी तक केयर टेकर गवर्नमेंट में लोगों का कंडक्ट देख रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? सरफराज बुगटी साहब ने जो मियां साहब की अरेस्ट को कहा उसको लेकर तो खैर पीएमएल ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया कि जी हद से तजावुज कर रहे हैं। काकड़ साहब का जो कंडक्ट है, जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं, जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनका ये कहना कि बैलेट पेपर के ऊपर अगर बल्ले का निशान नहीं हुआ तब भी इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा, हाउ डू यू लुक एट दिस? जनरली मैं समझता हूँ ओवरऑल काकड़ साहब का कंडक्ट को इतना नामुनासिब नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट जो दिया है, एक निगरान प्राइम मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसका काम ही इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखना है। नून लीग वाले स्टेटमेंट दें, पीटीआई के खिलाफ पीपल्स पार्टी वाले दें तो समझ में आता है। एक निगरान प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में पहले ये परसेप्शन थी, इनके आने से पहले परसेप्शन थी कि ये एक ऐसा सेटअप लाया जा रहा है जो कि एक पार्टी को माइनस कर देगा, और फिर इस निगरान कैबिनेट में ऐसे लोग भी आए जो जिनकी एफिलिएशन, क्लियर एफिलिएशन, जिनकी रॉयल्टीज मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, तो अगर उसका प्राइम मिनिस्टर फिर इस किस्म की स्टेटमेंट देगा तो फिर उसके ऊपर बहरहाल बहस तो होगी। लोग कहेंगे कि ये आप तो अपना बायस शो कर रहे हैं, आपको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब के बारे में दी? क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट आसिफ जरदारी साहब के बारे में दी? या जिसके बारे में जो भी कोई केस होगा, क्या उन्होंने किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी? नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी और वो पीटीआई के चेयरमैन। तो आप कह रहे हैं कि अनकॉल्ड फॉर है, नहीं कहना चाहिए। जी, बस क्योंकि एक मुनासिब परसेप्शन है, एक अच्छी शख्सियत है, वो इन कंट्रोवर्सीज में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, आप कह रहे हैं मुनासिब शख्सियत है, अच्छी परसेप्शन है। राना साहब, इस मुल्क में जितने भी कोई केयर टेकर सेटअप्स आए, इतना असर्टिव, इतना पब्लिक, इतना खुल के सामने आने वाला, बार बार बोलने वाला केयर टेकर सेटअप, सर कोई याद है आपको? शायद निगरान वज़ीर आज़मों के नाम गिनने पड़े तो हम भी भूल जाए, हमें भी याद ना हो, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि हर चीज में आगे आके जिसकी वजह से एक परसेप्शन ये बन रही है जो पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही है कि केयर टेकर नहीं है, चेयर टेकर्स हैं? देखें, ये बात सही है कि नासिरुल मुल्क साहब को कोई जहन में भी नहीं लाता कि वो केयर टेकर सेटअप में थे पिछली दफा, चूंकि वो 60 दिन के लिए आए थे। इस दफा थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया और ये चेहरे पॉलिटिकल हैं, और पॉलिटिकल आदमी को मसला ये है, उनकी जबिलत में है कि वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, और ना भी हो तो बहाने ढूंढते हैं। अब आप वजीर हो, वजीर आजम हो, वजीर दाखिला हो, यहाँ अगर कोई नहीं नजर आ रहा तो वो वजीर इत्तलात नहीं नजर आ रहा जिसको बोलना चाहिए किसी इशू पे, लेकिन वो बेचारा तो ड्यूटी पे लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर एक इंटरव्यू के बाद दूसरी उसकी वजाहत करना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि उनका काम फैसिलिटेशन है इलेक्शन कमीशन के लिए, कि वो शफाफ इलेक्शन के लिए, गैर जानेदार इलेक्शन के लिए जो उनसे सहूलत मांगे वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। उनका काम पॉलिसी की बुनियाद पे रोजाना। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त भी मेरे पास खत्म हो रहा है, कोई इशू भी आ रहा है टेक्निकल, लेकिन आई हैव टेकन योर पॉइंट के अवॉइड करना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए। वक्त मजीद होता तो जरूर आपसे बात करती। बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना साहब, अमीर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके भी, आपके वक्त के लिए। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।